हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय बाद समय मिला कि ये वीडियो बनाया जाए तो सोचा किस पर बनाए। तो एक करंट का मुद्दा चल रहा है, रूस तथा यूक्रेन युद्ध। क्यों रूस यूक्रेन के इतना पीछे पड़ा है, क्यों रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ऐसी क्या बात थी जो आज रूस तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है। आज हम पूरी तरह से इसको समझेंगे कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या मतभेद था जिसको लेकर आज दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल युद्ध की स्थिति में खड़े हैं। तो बात करते हैं रूस तथा यूक्रेन के युद्ध की, इसका क्या इतिहास रहा है। पहले अपन उस इतिहास को समझते हैं कि क्या इतिहास है। तो ये जो इनके बीच में युद्ध की जो स्थिति रही है, ये युद्ध की स्थिति बनने का जो कारण है, ये झगड़े की जो जड़ है, ये जो झगड़े की जड़ इनके बीच में बनी हुई है, वो झगड़े की जड़ है क्रीमिया। क्रीमिया की बात करते हैं अपन। ये जो क्रीमिया है ये ब्लैक सी के उत्तर में स्थित है और ये प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ। ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड पूरी तरह से जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1944 तक लगभग द्वितीय विश्व युद्ध चला। इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर लड़ रहे थे। उसी समय बात करते हैं 1941 की। 1941 की बात करें तो हिटलर की सेना जर्मनी, इस जर्मनी ने क्रीमिया के ऊपर अपना आक्रमण कर लिया, मतलब क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया 1941 के अंदर। 3 साल तक हिटलर की नाजी सेना ने, ठीक है, इस क्रीमिया पर अपना आक्रमण रखा, क्रीमिया पर अपना कब्जा रखा, क्रीमिया को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। लेकिन बात करें 1944 की, तो 1944 के अंदर यूएसएसआर की रेड सेना, है ना, यूएसएसआर की रेड सेना जो थी, उस रेड सेना ने जर्मनी को वहां से खदेड़ दिया और जर्मनी को वहां से खदेड़ने के बाद जर्मनी पूरी तरह से जो क्रीमिया है उस क्रीमिया पर कर लिया अपना कब्जा, पूरी तरह से क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। तभी रूस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था स्टालिन। उस रूस के राष्ट्रपति स्टालिन की बात करते हैं, जोसेफ स्टालिन इनका नाम था, ठीक है। ये जोसेफ स्टालिन ने क्रीमिया को अपने कब्जे में तो ले लिया, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि क्रीमिया के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो रूस के साथ गद्दारी कर रहे हैं और वो जर्मनी के पक्ष में हैं। तो उन्होंने वहां के लोग, जिनका नाम है तातार लोग, ठीक है, वहां के लोगों को कहा जाता था तातार लोग। मैं लिखा भी, इन्हें लगता है कि यूक्रेन कुछ लोग जर्मनी के साथ है और वहां की जनसंख्या थी तातार, ठीक है। तो स्टालिन को लगता था कि जो तातार है वो तातार लोग जर्मनी से मिले हुए। तो उन्होंने क्या करा, यहां से इन तातार लोगों को निर्वासित करा दिया, इनको भेज दिया साइबेरिया और मध्य एशिया के कुछ भागों में यहां से इनको निर्वासित करा था। और यही नहीं, इस स्टालिन ने ये जो तातार जनजाति या तातार लोग जहां पर रहा करते थे वहां पर क्या कर दिया, इन्होंने साइबेरिया के अंदर इनके लिए अत्याचार के लिए कुछ जेलें भी बना दी जहां पर इन तातार लोगों को बहुत सारा अत्याचार झेलना पड़ा। अब बात करते हैं अपन कुछ आगे कि यहां तक तो, और इन्होंने क्या कर दिया, तातार लोगों को यहां से निकालकर रूस की एक जनजाति है उसका नाम है स्लाव, उस स्लाव जनजाति को क्रीमिया में लाकर रख दिया। इसका मतलब अब क्रीमिया के अंदर बहुसंख्यक जाति स्लाव हो गई थी और जो तातार लोग थे उनको वहां से निर्वासित कर कहां भेज दिया था, साइबेरिया और मध्य एशिया में भेज दिया। मतलब रूस की जो वहां की मूल जनजाति स्लाव, वहां पर अब वहां के क्रीमिया के अंदर उन लोगों को बहुत ज्यादा बहुसंख्यक के अंदर वहां पर स्टालिन ने बसा दिया। लेकिन स्टालिन के घोर विरोधी थे, स्टालिन के घोर विरोधी थे जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। ये जो निकिता क्रुश्चेव थे, मैं आपको बताता हूं निकिता क्रुश्चेव के बारे में। ये जो निकिता क्रुश्चेव थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ये निकिता जो क्रुश्चेव थे ये स्टालिन के घोर विरोधी थे। ये जो स्टालिन ने काम किया उस स्टालिन के काम को ये पलटना चाहते थे, मतलब ये बिल्कुल इनके विरोधी थे। तो निकिता क्रुश्चेव ने जो भी रूस के अंदर स्टालिन ने जैसा काम किया था उसका पूरा उल्टा काम कर दिया निकिता क्रुश्चेव ने। और निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया कि बात है लगभग, अपन बात करते हैं लगभग 1954 की, 1954 की बात करें। 1954 के अंदर मुझे ये बताना था कि ये जो विवाद है ये गिफ्ट से शुरू हुआ था। इस गिफ्ट का नतीजा ये रह रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं। ये बात है 1954 की। 1954 के अंदर मैं आपको बताता हूं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। 1954 में मैं आपको बताता हूं, ये आपको यूक्रेन है, मैप के अंदर देखो यूक्रेन है, ठीक है। अब क्या करा 1954 के अंदर जो क्रुश्चेव थे वो क्रुश्चेव ने क्रीमिया को दे दिया गिफ्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टालिन ने यहां पर
ठीक है, स्लाव जनजाति को बसा दिया था। और ये जो क्रुश्चेव थे ये स्टालिन के घोर विरोधी थे। तो स्टालिन के घोर विरोधी होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, क्रीमिया जो था इस क्रीमिया को दे दिया, गिफ्ट में दे दिया किसको, यूक्रेन को। अब इस क्रीमिया को गिफ्ट में तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर रहने वाली जो जनजाति थी वो स्लाव थी। जैसे ही क्रीमिया को गिफ्ट में दिया, ठीक है, तो जो भी क्रीमिया के लोग थे, ठीक है, जो पुराने लोग थे वो अब रूस के जो लोग थे वो कहां चले गए, यूक्रेन के अंदर चले गए। जैसे ये लोग यूक्रेन के अंदर गए, अब हम आगे की थोड़ी सी इस बात को समझते क्या हुआ। अब बात करते हैं, जैसे द्वितीय इस क्रीमिया तो इन्होंने गिफ्ट में दे दिया 1954 के अंदर, लेकिन हम बात करते हैं शीत युद्ध की। आपको बताएं कि 1945 से 1991 के मध्य चला था शीत युद्ध का दौर। ये शीत युद्ध का दौर आपको पता है दो देशों के बीच में चला था। मूल रूप से अगर बोले तो शीत युद्ध किनके बीच चला, तो मूल रूप से शीत युद्ध चला, शीत युद्ध जो ये शीत युद्ध चला था मूल रूप से ये किनके बीच चला, तो कहने को तो नाम दूसरे देशों का आता है, लेकिन अगर हम बात करें कि मूल रूप से जो ये शीत युद्ध जो चला था, ये शीत युद्ध चला था अमेरिका, ये शीत युद्ध था अमेरिका और रूस के मध्य में। अब ये शीत युद्ध अमेरिका और रूस के मध्य में था। आपको बताया अमेरिका जो था वो पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था और जो रूस है वो साम्यवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था। ऐसे में आपको बताया कि लगभग 1949 के आसपास सभी लोग, सभी देश जो है वो धीरे धीरे आजाद होते चले गए शीत युद्ध के दौर में। अब ये आजाद तो होते चले गए, लेकिन जो भी देश आजाद होते उनको अमेरिका चाहता कि वो पूंजीवादी खेमे में जाए और रूस चाहता कि वो साम्यवादी खेमे में आए। मतलब एक दो ध्रुवीय विश्व उस समय चल रहे थे पूरी तरह से। लेकिन ऐसे ही चलते चलते एक बार का समय आया, आपको पता है 1991 में यूएसएसआर का पतन हुआ 1991 में, और यूएसएसआर के पतन होने से बना रूस। ठीक है, 1991 की बात करते हैं कि यूएसएसआर का पतन। अगर बात करें कि 1991 में, 91 से पहले जो यूएसएसआर है वो कैसा दिखता था, तो आप देखोगे कि ये लताविया, बात करते हैं लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब जो भाग है, ये देखो ये पूरा यूनाइटेड स्टेट, ये पूरा रशिया है ना, जो यूएसएसआर 1991 से पहले कहलाता था, ये सब इसके बाद यूक्रेन खुद, आप देखोगे कि यूक्रेन जो खुद था वो खुद यूएसएसआर का एक भाग था। लेकिन 1991 में आपको पता है यूएसएसआर का पतन हुआ और इस यूएसएसआर के पतन के साथ ही रूस अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो रूस अस्तित्व में आया, तो जैसे ही रूस अस्तित्व में आया, इसी के साथ जो यूक्रेन था वो यूक्रेन भी क्या हो गया, आजाद हो गया। मतलब यूक्रेन भी पूरी तरह से आजाद हो गया। अब जब यूक्रेन आजाद हुआ तो यूक्रेन को जो दिया गया क्षेत्र था क्रीमिया, वो भी अब क्या हो गया, आजाद हो गया। अब यूक्रेन को दिया हुआ क्रीमिया आजाद हो गया, तो आपको मैंने बताया था कि जब क्रीमिया के अंदर स्टालिन ने लोगों को बसाया था, स्टालिन जो था उसने वहां पर तातार लोगों को बसाया था। मैंने आपको बताया था तातार लोगों को बसाया था, और वहां की जो तातार लोगों को खदेड़ के बाहर निकाला था साइबेरिया के अंदर। तो जैसे ही यूएसएसआर का पतन हुआ 1991 के अंदर, वैसे ही साइबेरिया और मध्य एशिया में रहने वाले तातार लोग वहां पर वापस कहां आकर बस गए, इन्होंने वापस क्रीमिया में आकर बस गए। अब यूएसएसआर का पतन हो गया, ठीक है। अब जैसे यूएसएसआर का पतन हुआ तो यूएसएसआर के कुछ कंट्रियां थी, अब वो किसमें जाए, हाँ वो स्वतंत्र थी जाने के लिए कि किसमें जाए, तो अमेरिका उसको क्या करने लगा, अपनी ओर खींचने लगा, और रूस उसको क्या खींचने लगा, अपनी ओर खींचने लगा। क्यों? क्योंकि रूस एक साम्यवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था, अमेरिका पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व कर रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि ये हमारे अंदर आ जाए और रूस चाहता था कि ये हमारे अंदर आ जाए। देखो लिखा भी मैंने, यूएसए तथा रूस में यूक्रेन को अपने में शामिल करने को लेकर जंग थी। तो यहाँ पर देखो आप, मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, ठीक है, ये पूरा यूक्रेन वाला पार्ट है। इस यूक्रेन वाले पार्ट में यूक्रेन को ज्यादातर हिस्सा रूस ने घेरे हुआ है। अब रशिया से ये पूरा एरिया घिरा हुआ है और यूक्रेन को अमेरिका चाहता है कि मेरे अंदर आ जाए, और यूक्रेन का झुकाव अमेरिका की ओर हुआ भी है ना। अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके जो झगड़े की जड़ है वो मेनली झगड़े की जड़ है नाटो, है ना, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब ये यूक्रेन के अंदर क्या होना चाहता था, शामिल, अमेरिका यूक्रेन के अंदर शामिल होना चाहता था, रशिया चाहता था कि ये हमारे अंदर शामिल हो जाए। तो आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हुआ इसके अंदर, तो बात करते हैं 2008 के अंदर। 2008 के अंदर यूक्रेन के अंदर आर्थिक मंदी आ गई। 1991 में यूएसएसआर का पतन हुआ, यूक्रेन अलग हो गया,
ठीक है, क्रीमिया यूक्रेन का एक भाग बन गया। अब 2008 की बात करते हैं कि 2008 में क्या हुआ कि यूक्रेन में आर्थिक मंदी आ गई, पूरी तरह से स्टील का जो उत्पादन था वो यूक्रेन में बहुत कम हो गया। अब यूक्रेन में जब आर्थिक मंदी आई तो यूक्रेन के उस समय जो राष्ट्रपति थे उनके नाम था विक्टर, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, उस समय जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उस यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम था विक्टर यानुकोविच। ये जो विक्टर यानुकोविच थे ये रूस के पक्ष में थे, मतलब ये राष्ट्रपति तो यूक्रेन के थे लेकिन ये पक्ष में थे रूस के। अब अगर आर्थिक मंदी आई है तो यूक्रेन चाहता था कि हम यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए। जो यूरोपीय यूनियन है ये 27 देशों का एक समूह है, ठीक है, तो ये चाहते थे कि हम यूरोपीय यूनियन में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। अगर ये इस समय यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाते तो ऐसा जरूर होता कि जो इसकी आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति क्या हो जाती, ठीक हो जाती। लेकिन बात करें 2013 के अंदर, 2013 की बात करें तो 2013 में एक विक्टर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे यूक्रेन को हिला दिया। विक्टर ने ये बोल दिया कि हम यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होंगे। इससे वहां के लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया और लोगों ने नारे लगाए कि विक्टर इस्तीफा दो। राष्ट्रपति पद से उनको इस्तीफा देने के लिए बोला गया कि विक्टर इस्तीफा दो। तो ऐसे ही आंदोलन बहुत ज्यादा भड़कने लग गया उस देश के अंदर। अब जैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा आंदोलन भड़कने लग गया तो ये जो विक्टर थे ये विक्टर यहां से भागकर रूस चले गए, वहां से भागकर रूस चले गए। और जैसे ये भागकर रूस गए 2014 के अंदर ये विक्टर भागकर कहां चले गए, रूस चले गए। अब जैसे ये रूस चले गए वहां पर विपक्ष आ गया सत्ता में। अब जैसे ही विपक्ष सत्ता में आया इसका फायदा जो है वो उठा लिया रूस ने, क्योंकि विक्टर तो वहां चले गए और विपक्ष आ गया सत्ता में। इसका फायदा उठा लिया रूस ने, और रूस ने इसका फायदा उठाकर जो क्रीमिया के पूर्वी भाग है, मैंने आपको बताया था अभी क्रीमिया का मैप, ठीक है, उस क्रीमिया के मैप में हम बात करेंगे। मैं आपको क्रीमिया का मैप बताने की कोशिश करता हूँ। आगे क्रीमिया का मैप है, मैं आपको क्रीमिया के मैप में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर क्रीमिया का मैप ये देखिए तो क्या कर दिया इन्होंने क्रीमिया के, जैसे 2014 के अंदर बात करेंगे अपन, 2014 जो था तो 2014 के अंदर, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, 2014 की बात करेंगे, बात करते 2014 की। 2014 में आपको बोला कि 2013 के अंदर विक्टर भागकर रूस चले गए, विपक्ष सत्ता में आ गई। तो इस विपक्ष का सत्ता का फायदा उठाकर जो रूस है, इस रूस ने क्या कर दिया, इसके दो क्षेत्र थे, एक तो लोनास और एक डोनेट्स्क, ये दो जो क्षेत्र थे इन क्षेत्रों पर, और क्रीमिया, इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब जो ये क्रीमिया है इस क्रीमिया पर कब्जा हो गया रूस का पूरी तरह से। क्रीमिया तो पूरा रूस ने ले लिया, लेकिन यहां से क्या कर दिया। अब एक और बात याद रखना कि रूस ने शुरू से क्या किया है कि ये जो भाग है, आपको बताऊंगा यूक्रेन का ये जो भाग है, इस यूक्रेन के इस भाग के अंदर, ये पूरा भाग यूक्रेन का रसिया से लगता है, ठीक है। यूक्रेन के इस वाले भाग में जब यूक्रेन ने आक्रमण किया उससे पहले ही रूस ने क्या करा है, वहां पर अलगाववादियों को क्या क्या जन्म दिया, वहां पर उनको गन देता, हथियार देता, जिससे आंतरिक विद्रोह बढ़ सके। तो इस क्षेत्र में शुरू से ही आंतरिक विद्रोह रहा यूक्रेन को लेकर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अधिक जनजाति जो निवास करती थी वो अधिक जनजाति को निवास करती थी रूसी, क्योंकि यहाँ पर रूस के लोग अधिक थे, यूक्रेन के लोग कम थे, रूस के लोग अधिक थे। तो यहाँ पर जो घरेलू युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। और 2014 में जैसे विपक्ष की सत्ता में आई, रूस ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इसके दो क्षेत्र जिसको वर्तमान में डोनबास क्षेत्र कहते हैं, ये दोनों को मिला के वर्तमान में कहा जाता है डोनबास क्षेत्र। आगे बात करेंगे वर्तमान में ये बात वापस क्यों उठी है इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पुरानी बात कर रहे हैं कि डोनबास, ये दोनों क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर और ठीक है क्रीमिया वाले क्षेत्र पर, इन दोनों क्षेत्र पर, ये जो क्रीमिया है यहाँ पर, ये वाला भाग आपको जो दिख रहा है क्रीमिया, ये और ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है, ये डोनबास क्षेत्र है, डोनबास, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्रीमिया क्षेत्र है। इन दोनों पर जो है वो आक्रमण कर लिया रूस ने, और रूस ने अपनी पूरी सेना यहाँ पर लगा दी। जितनी भी रूस की सेना है उस पूरी की पूरी सेना को यहाँ पर रूस ने तैनात कर दिया। अब रूस ने यहाँ पर तैनात कर दिया और 2000 के बाद से ही क्रीमिया जो है वो किसके कब्जे में आ गया, रूस के कब्जे में। जब क्रीमिया रूस के कब्जे में आया तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम है मिन्स्क समझौता। हम बात करते हैं मिन्स्क समझौता क्या था, थोड़ा बैक जाते हैं और बात करते हैं मिन्स्क समझौता। ये जो मिन्स्क समझौता है ये 2015 में हुआ। इस समझौते में क्या समझौता हुआ, तो ये समझौता ये हुआ कि यदि यूक्रेन में कोई भी जगह अगर लोग आंदोलन करते हैं या विद्रोह करते हैं तो उनको स्वायत्तता दी जाएगी। देखो मैंने लिखा भी है, यूक्रेन में जहां भी अलगाववादियों की
मिन्स्क समझौते में ये कहा गया कि यूक्रेन के जिन भी क्षेत्र में अलगाववादियों की नींव उठेगी वहां पर क्या दिया जाएगा, स्वशासन दिया जाएगा। अब वर्तमान में इसका क्या कनेक्शन है, वर्तमान में ये कनेक्शन है कि यूक्रेन के अंदर, ठीक है, अभी वर्तमान में ये हो रहा है कि यूक्रेन के अंदर ये जो अलगवादी है, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर आंदोलन कर दिया। अब जब आंदोलन कर दिया तो मिन्स्क समझौते में ये कहा गया था कि इनको स्वायत्ता दी जाएगी। तो अब यूक्रेन ने तो इनको स्वायत्ता नहीं दी, तो रूस ने क्या कर दिया है, मैं आपको बताता हूं आगे थोड़ा सा इसके बारे में। टॉपिक वाइज चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश करता हूं पीपीटी के हिसाब से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने इतना तो बता दिया कि मिन्स्क समझौते में इसने ऐसा बोल दिया कि हमें क्या करना चाहिए कि इन जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को क्या कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। तो वो आजाद तो नहीं किया। मैं आपको बात बताता हूं नाटो के बारे में। नाटो सबसे बड़ी जो झगड़े की जड़ अभी चल रही है वो ये जो आक्रमण हुआ है, आक्रमण का सबसे बड़ा रीजन है नाटो जो सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है मैं आपको बताता हूं। नाटो जो है, मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इस नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में नाटो की स्थापना हुई। अब 1949 में नाटो की स्थापना हुई और ये नाटो जो है ये 30 देशों का समूह है और ये 30 सदस्य देशों का समूह है और इसका जो नेतृत्व करता है वो इसका नेतृत्व कर रहा है अमेरिका, ठीक है, यूएसए इसका नेतृत्व कर रहा है। अब यूक्रेन ये चाह रहा है 2015 के बीच बाद से अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए और रूस को ये डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो इसको 30 देशों का क्या मिल जाएगा, समर्थन मिल जाएगा और अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा और अमेरिका की ओर इसका झुकाव हो रहा था। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो यूक्रेन का पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में रूस के लोग रह रहे हैं। अब इस पूर्वी भाग में रूस के लोग रह रहे तो वो भी नहीं चाहते नाटो में शामिल हो, रूस भी नहीं चाहता नाटो में शामिल हो, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ये किसमें शामिल हो जाए, नाटो में शामिल हो जाए। और रूस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये नाटो में शामिल है, क्योंकि ये अगर नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन एक शक्तिशाली बन जाएगा और यूक्रेन आपको पता है यूरोप का सबसे बड़ा देश है और इसको 30 देशों का समर्थन मिल जाएगा और 30 देशों का समर्थन मिल जाएगा तो रूस अपनी साम्राज्यवादी नीति को कभी नहीं अपना पाएगा कि रूस अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और विस्तार करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि क्रीमिया जो एरिया मैंने आपको बताया उस क्रीमिया के एरिया के अंदर काला सागर के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक तेज और खनिज का भंडार है और रूस हमेशा चाहेगा कि उस खनिज के भंडार पर आक्रमण हो और अगर ये नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन तो वो क्रीमिया को भी अपने अंदर ले लेगा और रूस को उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी बात को लेकर वर्तमान में क्या हुआ उसकी बात करते हैं कि अब वर्तमान में क्या हो रहा है, नाटो में शामिल हो रहा है तो वर्तमान में क्या हुआ, इस पर एक्शन लेते हुए जो रूस है उस रूस ने जो 2014 के अंदर इसके जिन दो भागों पर मैं आपको बताता हूं इसके चल जा हाँ बात करते मैं आपको वापस बताता हूं। अब क्या हुआ वर्तमान के अंदर, क्या हुआ वर्तमान के अंदर ये जो डोनबास क्षेत्र आपको दिख रहा है, ठीक है, वर्तमान के अंदर क्या हुआ, ये जो डोनबास क्षेत्र आपको दिख रहा है इस डोनबास क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वायत्ता दे दी इसमें रूस ने। क्यों दे दी, अब आप बोलोगे कि रूस ने कैसे स्वायत्ता दे दी, तो मैंने आपको बताया कि 2014 के अंदर जब विपक्ष सत्ता में आई थी तब ये दोनों एरिया और क्रीमिया किसके कब्जे में आ गया था, रूस के कब्जे में आ गया था। अब जब रूस के कब्जे में आ गया था तो अभी वर्तमान में रूस ने यूक्रेन से बोला कि आपके यहाँ पर मिन्स्क समझौता जो हुआ था उसको रिलेटेड यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाववादियों का आंदोलन हो रहा है। अब जब यहाँ पर अलगाववादियों का आंदोलन हो रहा है तो आपको इन दोनों क्षेत्रों को क्या देनी चाहिए, स्वायत्ता देनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन को लगा कि नाटो सदस्य और अमेरिका मेरा क्या देगा, साथ देगा। तो यूक्रेन ने रूस को कह दिया कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, ना फिर हम इनको स्वायत्ता देने वाले। क्यों, क्योंकि यूक्रेन को ऐसा लगता था कि अमेरिका और नाटो हमारा साथ देगा। कहने का मतलब ये इस आग में यूक्रेन को जिसने कूदाया वो सबसे बड़ा देश है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ये चाहता है, अमेरिका ने हमेशा अपनी ये नीति को अपनाई है कि जब दो देश लड़ेंगे तभी उनके हथियार बिकेंगे। आप देख लो अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिका ने यही किया है ना, क्यों, क्योंकि वो अपने हथियार बेचना चाहता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, यूक्रेन अगर इनको स्वायत्ता दे देता तो ये युद्ध की स्थिति नहीं बनती, लेकिन यूक्रेन को लगता था कि अमेरिका और नाटो हमारा साथ देगा तो इसने क्या करा, इनको स्वायत्ता नहीं दी। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या करा, रूस ने इन एरिया को क्या दे दी, स्वायत्ता दे दी। अब रूस ने इस एरिया को स्वायत्ता दे दी तो यहां से 2 दिन पहले की आपको बात बताऊं मैं, यहां से रूस की सेना ने क्या कर दिया, आक्रमण शुरू कर दिया, यहां से घुसना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब यहां से घुसना स्टार्ट करा इसने तो यहां से धीरे धीरे क्या कर दिया, सेना
आगे बढ़ती जा रही है और सेना आगे बढ़ते हुए सबसे पहले रूस ने क्या किया कि जितने भी हवाई अड्डे थे यूक्रेन के, उन हवाई अड्डों को क्या कर दिया, बंकर्स को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, ताकि यूक्रेन जो है वो हवाई मार्ग से रूस पर क्या नहीं कर सके, आक्रमण नहीं कर सके। सबसे पहले उन्होंने ये किया। अब ये युद्ध तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से उम्मीद लगाई कि अमेरिका और नाटो साथ देंगे, लेकिन आपको बता दूं कल रात की खबर है, कल रात की खबर में ही अमेरिका ने और नाटो ने साफ साफ कह दिया कि हम यूक्रेन की सहायता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। तो ये एक तरह से यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी आप सुनोगे अब नाटो ने सहायता नहीं करी है, अगर नाटो ने सहायता नहीं करी है तो अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा मुखिया, नाटो की सहायता नहीं कर दी है तो यूक्रेन को अकेला ही लड़ना पड़ेगा। अगर यूक्रेन अकेला लड़ेगा तो वो रूस से तो लड़ सकता नहीं है। तो बात आती है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने के चांस है? तो तीसरा विश्व युद्ध कैसे हो सकता है जब यूक्रेन की कोई सहायता ही नहीं कर रहा है? जब यूक्रेन की नाटो सहायता करता, 30 सदस्य देश लड़ते तो तीसरा विश्व युद्ध होता। अब तीसरा विश्व युद्ध की तो कोई बात ही नहीं आती क्योंकि यूक्रेन तो अकेला पड़ गया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि नाटो और अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदेगा और यूक्रेन अकेला पड़ गया है इस युद्ध के अंदर। तो इस युद्ध की यही कहानी है। अभी आप कल की बात सुनोगे तो कल जो यूक्रेन का पावर प्लांट है, जिस पावर प्लांट से यूक्रेन को बिजली की सप्लाई होती है, उस पावर प्लांट को क्या कर लिया है अमेरिका ने रूस ने पूरा का पूरा कब्जे में लिया है और रूस के टैंक धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं, जो यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक यही खबर है कि अब 2 या 3 दिन में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि जिस देश की राजधानी पर दूसरे देश का अगर कब्जा हो जाए तो वो देश पूरा का पूरा उस देश के कब्जे में आ जाता है जिसने आक्रमण किया है। और वर्तमान में ऐसा है कि अभी कल रात की बात है कि कीव पर फाइटर जेट से हमले कर दिए गए और लगभग कीव जो है उसके अंडर में आ गया है। तो अभी यही माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस के कब्जे में चला जाएगा। यूनाइटेड आप बात करोगे कि तो यूएसए क्या कर रहा है, मतलब यूएनओ क्या कर रहा है? ये जो यूएनओ है, ठीक है, ये यूएनओ कोई काम की संस्था नहीं है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी? यूएनओ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो और कोई देश दूसरे देश पर हमला ना करे। लेकिन यूएनओ सिर्फ देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। यूएनओ से कुछ भी नहीं हो रहा है। ये संस्था सिर्फ इसलिए बड़ी है ताकि हमारे एग्जाम के पेपरों में पूछी जाए, बाकी संस्था का कोई काम नहीं है। पहले भी बहुत सारे कुबा संकट वगैरह, जब इराकी फ्रीडम हुआ था तब भी इस यूएनओ कुछ भी नहीं किया था और वर्तमान में भी यूएनओ कुछ भी नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप बात करोगे तो कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर अब सोचते हैं कि भारत का तर्क क्या है। आप बात करोगे कि भारत किस ओर जाना चाहेगा, तो भारत रसिया की ओर ही रहेगा क्योंकि भारत का पुराना मित्र है रसिया। इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कल जब मीटिंग हुई तो निंदा प्रस्ताव लाया गया है कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ। अब जब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया है तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य जिसमें 5 सदस्य, ठीक है, वो स्थायी सदस्य है जिसको वीटो पावर बोला जाता है और 10 सदस्य स्थायी सदस्य है। तो यहाँ पर जब लाया गया निंदा प्रस्ताव तो बात आई कि भारत और चीन, अब भारत क्या करे और चीन क्या करे, किसकी ओर है? क्योंकि भारत का झुकाव भी रूस की ओर है और चीन का झुकाव भी रूस की ओर है और ये शुरू से रूस जो है भारत का मित्र रहा है, वहां से जो भी हथियारों की सप्लाई होती है। तो भारत ने बोल दिया कि हम इस मीटिंग में या इसमें भाग नहीं लेंगे, हम इस प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन भारत के जो वहां पर बैठे हैं प्रतिनिधि, उन्होंने ये जरूर बोला है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन भारत ये नहीं बोल रहा है कि हम रूस के खिलाफ है या रूस ये गलत कर रहा है, इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और चीन और रूस ने वहां से वॉक आउट कर लिया है। तो ये थोड़ी सी आपके बारे में कहानी थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आई होगी, कुछ गलती रही हो तो माफ करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें और आगे कुछ जानकारी आएगी यूक्रेन और रूस के बारे में तो मैं आपको बहुत अधिक जानकारी दूंगा। धन्यवाद।